सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार अधिवक्ता श्रीमान विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज आपके जीवन के बारे में, आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, आपने कैसे पढ़ाई किया, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैंने आपसे समय मांगा और सर आपने मुझे समय दिया। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि सर आपकी जीवन की यात्रा बचपन लाइफ से कैसे सर शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई सर किया इस बीच? देखिए, मैं लखनऊ शहर में पैदा हुआ जी, जिसको हम लखनपुरी भी कहते हैं, लखनपुरी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे मेरा जन्म 9 अक्टूबर 1986 में हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ पे लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करते थे, प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 45 साल लखनऊ हाई कोर्ट में ही उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो अपने पिताजी को हमेशा मैंने ये देखा कि वो धर्म के प्रति कितने उनकी आस्था रही है और कैसे अपने धर्म के लिए बराबर कोर्ट में, न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहते हैं। जी, तो उनसे मैंने प्रेरणा लेके लॉ स्कूल ज्वाइन किया और मैंने बालाजी लॉ कॉलेज पुणे से जी, अपना लॉ कंप्लीट किया 2010 में। 5 इयर्स लॉ कोर्स था। जी, और उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल पड़ा। और उसके बाद 2011 नवंबर 2011 में मैं दिल्ली आया, जी, जहाँ पे मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। और अपने लीगल करियर में मैंने हर तरह के केसेस हैंडल किए, चाहे वो सर्विस मैटर हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, जी, चाहे वो संवैधानिक मैटर हो, चाहे वो इलेक्शन पिटिशन हो, जी, चाहे वो रिलीजियस मैटर्स हों। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा उसका अध्ययन करता रहा, देखता रहा। और पिताजी क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से, उस केस से जुड़े हुए थे, तो उस केस से भी जुड़ने का अवसर मिला और उस केस में भी काफ़ी अध्ययन और काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ। सर जैसा कि आपने जब पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो डायरेक्ट आपने सर प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट से करना शुरू किया? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले प्रैक्टिस लखनऊ की निचली कोर्ट में, जी, लखनऊ की निचली कोर्ट में और लखनऊ हाई कोर्ट में, जी। और लखनऊ के जितने ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पे किया। सर और कितने टाइम वहाँ पे रहे सर? मैंने वहाँ पे 2 साल करीब जी, अध्ययन किया और पढ़ाई की और वहीं पे प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं 2012 में जी, दिल्ली आया। यहाँ पे सीनियर एडवोकेट है मिस्टर PS नरसिम्हा साहब, मैं उनका जूनियर था। 1.5 साल मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की। उसके बाद जुलाई 2013 से मैंने अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट की। जी, और फरवरी 2017 में जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में AOR परीक्षा होती है, उसको मैंने क्लियर किया और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। जी। सर इस बीच में आपने सर तैयारी नहीं किया कोई, मैं जज बन जाऊं, या जुडिशरी की तैयारी लोग करते हैं? नहीं, मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जुडिशरी में जाऊं या जजशिप के लिए जाऊं, क्योंकि जो कार्य हमारा है या जो लक्ष्य हमारा है, जी, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जज बन के मैं उस प्रोफेशन को जी, जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। मेरा कार्य है लोगों की आवाज़ बनना और जी। वो आवाज़ प्रमुखता से, मुखरता से, पूरी मेहनत से कोर्ट के सामने रखना। और वही मुझे अच्छा लगता है, वही मेरा पैशन है। क्योंकि और सर जो जब मेरी रुचि है धर्म के प्रति, कि जहाँ पे जी, मेरे धर्म के ऊपर कोई तरह का प्रतिघात हो रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊं, ईश्वर मुझे उस चीज़ के लिए शक्ति दे, तो जी, इसी चीज़ के लिए मेरी रुचि रही। जी। क्योंकि सर जब कोई लॉ का स्टूडेंट होता है, लॉ की पढ़ाई करता है, तो उसको इस बीच में बहुत सारे समझाने वाले लोग मिलते हैं कि आप अभी प्रैक्टिस मत कीजिए, आप जुडिशरी की तैयारी कर लीजिए, आप APO की तैयारी कर लीजिए। इस बीच में वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि मुझे किस रास्ते पे किस तरफ मुड़ना है। कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए सर, जो लॉ के स्टूडेंट हैं आज के टाइम में? देखिए, ये बात आपने सही कही, जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल एक फिनोमेना बना हुआ है कि जो भी आदमी लॉ पास आउट करता है, जी, उसको सबसे पहले जजशिप दिखती है, जी, चाहे वो सिविल कोर्ट की जजशिप हो, चाहे वो हाई कोर्ट की जजशिप हो। तो अगर आपको एक अच्छा वकील बनना है और आपका उद्देश्य क्या है, ये बहुत मैटर करता है। जी, जैसे मेरे केस में मेरा उद्देश्य था कि मुझे अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है जी, और मुझे धर्म की रक्षा करनी है, और उसके लिए लीगल लड़ाई मुझे कोर्ट्स में लड़नी है। ये मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं था, या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वकालत करना नहीं था। मेरा उद्देश्य अपने धर्म के लिए काम करना था। तो इसीलिए मैंने प्रोफेशन का ये साइड चुना। जी, और ये जो एक लोगों को बताया जाता है कि प्रैक्टिस में कुछ नहीं रखा हुआ है और प्रैक्टिस में बहुत स्ट्रगल है, ये बात सही है, यहाँ पे स्ट्रगल है। पर मैं यही बात कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई वकील पूरी मेहनत से सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरी मेहनत से जो भी उसको केस मिलता है, उसका वो अध्ययन करके उसमें अपना बेस्ट जी, देता है,
तो मुझे लगता है उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता है इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने से। जी और यही हमारा एंडेवर रहा है कि हमेशा जो भी केस हमारे सामने आए उसको पूरी मेहनत से उसको जस्टिफाई किया जाए। जी इसलिए वकालत के बहुत सारे आयाम हैं, वकालत में बहुत सारे रोल हैं, वकालत में बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को इन अपॉर्चुनिटीज़ को सोचना चाहिए और प्रैक्टिस में इनिशियली आने के बाद तुरंत नहीं सोच लेना चाहिए कि उनको जज बनना है। जी पहले सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें। जितने लॉ स्टूडेंट्स हैं 5 साल 7 साल बाद उन्हें एक फैसला लेना चाहिए कि उनका रुचि या उनकी दिशा किस तरफ जा रही है। जी सर, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू किए, इसमें लोग बोलते हैं, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि बहुत संघर्ष है, जी। संघर्ष करना पड़ता है, लोग इस संघर्ष से भागते हैं, जी। करना नहीं चाहते, और जब आप करना शुरू कर दीजिए बहुत सारी कठिनाई आती है। आपके सर बीच में इस प्रैक्टिस के बीच में ऐसी कोई समस्या आई हो सर, उसको थोड़ा सा बताएं। नहीं, संघर्ष तो बहुत रहता है, पैसे की दिक्कत रहती जी। है। और जो यंग वकील होता है, जो नया वकील होता है, उसको कोई अपना केस देना जी नहीं चाहता है। बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जो भी क्लाइंट होता है वो एक यंग वकील को अपना केस नहीं देना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि एक एक्सपीरियंस वकील उसको मिले जी जो उसका केस लड़ सके। तो संघर्ष तो है ही। और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पे मुझे तिरस्कार का सामना करना पड़ा है, जहाँ मुझे केस नहीं मिले हैं, जी जहाँ पे मेरे पास पैसे की किल्लत रही है। पर मुझे लगता है ऐसा कि ईश्वर का हमेशा साथ रहा है और मुझे मेरी नॉलेज पे, मुझे मेरे पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पे हमेशा एक विश्वास था जी कि उस रास्ते पे अगर मैं चलूँगा और अगर जो ज्ञान का हमारा रास्ता है, अगर मैं ज्ञान अर्जित करूँगा, तो मुझे लगता है फिर उसके बाद आपकी एज मैटर नहीं करती है। जी अगर क्लाइंट्स को या लोगों को ये पता हो जाए कि वो आपके पास जा रहे हैं और आपके पास नॉलेज है, जी तो मुझे लगता है आपकी नॉलेज को कोर्ट भी सुनती है जी और आपकी नॉलेज को क्लाइंट भी अप्रिशिएट करता है। जी सिर्फ दिक्कत ये होती है कि जो आजकल के लोग जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ लोग उतना पढ़ाई में रुचि नहीं रखते हैं और वही एक प्रोफेशन का डीमेरिट बन जाता है। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, अगर कोई इस प्रोफेशन में पूरी मेहनत करे और जो केस उसे मिले उसको पूरी लगन से, मेहनत से उसको करे, तो डेट से डेट केस भी जीता जा सकता है। और ये एक ऐसा मंच है जो लोकतंत्र का तीसरा पिलर कहा जाता है। जी जुडिशरी एक ऐसा मंच है और कोर्ट एक ऐसा मंच है, वो हर एक आदमी को पूरी अपॉर्चुनिटी देता है अपनी बात रखने की लीगल तरीके से। और अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी रिसर्च अच्छी है, उसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, जो बच्चे लॉ की पढ़ाई करते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं। एक्चुअली उनके लिए अच्छा रास्ता क्या होता है, उनको प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट कैसे करनी चाहिए सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने अपने निजी जीवन में भी लोअर कोर्ट का पूरा जो प्रोसीजर है, जी सिविल सूट कैसे दायर किया जाता है, क्रिमिनल ट्रायल कैसे होता है, जी बेल एप्लीकेशंस कैसे लगती हैं, लोअर कोर्ट की क्या प्रक्रिया है, वो सब मेरे हिसाब से किसी भी लॉ स्टूडेंट को या किसी भी यंग वकील को देखना बहुत ज़रूरी है। जी और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी यंग बच्चे या जो भी लॉ स्टूडेंट्स आज की डेट में लॉ पास आउट कर रहे हैं, जी उनको एटलीस्ट अपने प्रैक्टिस के 2 से 3 साल मिनिमम जी सिविल कोर्ट में ज़रूर बिताने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ सिविल कोर्ट में बिताने चाहिए, जी सिविल कोर्ट भी बिता सकते हैं अगर उनके ज़िले में हाई कोर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ लखनऊ में प्रैक्टिस करता था, वहाँ मुझे जी। अपॉर्चुनिटी थी कि हाई कोर्ट भी था, सिविल कोर्ट भी था, तो दोनों जगह आप साइमल्टेनियसली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। और अगर आप पूरी मेहनत से करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस मिलने का उसका कोई दो विचार ही नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। पर जी। सिविल कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, जब कोई एडवोकेट बन जाता है और प्रैक्टिस शुरू कर दिया और केस लड़ने शुरू कर दिए, जी। उस बीच में सर बहुत सारे ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें उनका विरोध शुरू हो जाता है कि नहीं, आपको ये केस नहीं लड़ना था, आप इस केस को भटका रहे हैं, आप दोषी को बचा रहे हैं। जबकि हमारा संविधान सर, चाहे वो विक्टिम हो, एक्यूज्ड हो, प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, हर पार्टी को अपना एडवोकेट रखने का अधिकार देता है और एडवोकेट का भी ये राइट्स है कि वो किसी का भी केस लड़ सकता है। तो सर इस टाइम में जब विरोध होता है सर, इस बीच में कैसे अपने आप को संभाला जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने कोई केस टेकअप किया है जी तो अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, आपने बिल्कुल सही बात कही, वो आपका लीगल हक है। जी और वो संविधान इस देश का आपको इजाज़त देता है। आर्टिकल 21-22 में यही व्यवस्था है फेयर ट्रायल की, और हर अक्यूज को राइट है कि वो अपने वकील को इंगेज करे। तो वो तो उसको संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मेरा कहने का एक मतलब ये है कि जब भी कोई वकील वो केस ले, जी तो वो पहले खुद सेटिस्फाई हो जाए
कि वो ये केस सिर्फ फीस के लिए या पैसे के लिए लड़ रहा है, कर रहा है, या वो उस केस को इसलिए टेकअप कर रहा है क्योंकि उसका कन्विक्शन भी है। जी ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। अगर आप केस सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ प्रोफेशनल बेसिस पे लड़ रहे हैं, तो अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो मुझे लगता है आपको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर आप केस कन्विक्शन के लिए लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है उस केस में भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी विचारधारा है जिसके लिए आपने वो केस टेकअप किया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अगर आप जो केस ले रहे हैं वो आप अपने कन्विक्शन के बेसिस पे ले रहे हैं या अपने प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहे हैं। और जब ये चीज़ क्लैरिटी आ जाएगी किसी वकील में, तो मुझे लगता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर पूरा समाज भी उसके खिलाफ है और वो अपने क्लाइंट के साथ खड़ा है, तो मुझे लगता है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। पर साथ ही साथ मैं ये बात कहूँगा कि किसी भी वकील को जब भी वो कोई केस टेकअप करे तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं वो केस देश के विरोध में या हमारे समाज के विरोध में तो नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी उस केस में उसको वो केस टेकअप नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वकील आतंकवादियों के लिए अपीयर होते हैं, कुछ वकील एंटी नेशनल लोगों के लिए अपीयर होते हैं। हाँ, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश का संविधान उनको वो अधिकार देता है। पर अगर मेरे से पूछा जाए, मेरी पर्सनल चॉइस, तो शायद मैं उस केस में अपीयर होना या उनको डिफेंड करना मुझे गवारा नहीं होगा। जी सर, जैसा कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए जी, इसके आगे सर हर संघर्ष, हर विरोध आप झेलते गए। जी। आगे जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको अपने अंदर कितनी ऊर्जा या कितनी क्वालिटी एक होना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए सर, कि वो एक अच्छा, एक आइडियल एडवोकेट बन सकें? देखिए, मुझे लगता है एक आइडियल एडवोकेट बनने के लिए, जो मुझे मेरे पिताजी ने भी बताया, जी एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी और संविधान, जी इन चारों पे अगर आपकी मास्टरी है और पकड़ है, जी तो मुझे लगता है आपको लॉ में सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी और इसलिए मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को मेरा यही मैसेज होगा कि इन चार एक्ट्स पे, बेसिकली सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और संविधान, इस पे आप अपनी पूरी पकड़ रखें, इस पे पूरा अध्ययन रखें। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स हैं जिन्होंने इन प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया है, वो सारी चीज़ें आप अपनी नॉलेज में, अपने नोट्स बुक में लाएं, और उसके बाद उसमें आपको सक्सीड होने से इस प्रोफेशन में कोई नहीं रोक सकता। जी सर, आपके द्वारा जो भी केसेस लड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो उसके लीडिंग जजमेंट आए हैं, ऐसा कुछ जजमेंट आप सर रखें जो हम सभी लॉ स्टूडेंट, कोई भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ सके सर? देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 2013 में एक केस दायर किया था जो मेरठ में गैंग रेप हुआ था एक लड़की का, और उसमें मैंने ये बात कोर्ट के सामने रखी थी कि अगर किसी व्यक्ति का कहीं गैंग रेप होता है और वहाँ पे अगर इंक्वायरी या एसआईटी की डिमांड की जाती है, तो वो डिमांड कोई भी थर्ड पर्सन कर सकता है। तो ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। इसके अलावा अगर आप एक दूसरी नज़ीर का एग्जांपल देंगे, तो मैंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कैसे जुवेनाइल डिक्लेयर किया जाए, 18 साल से कम हो या 18 साल से ज़्यादा हो, या अगर वो 18 साल से कम है तो उसके लिए क्या पैमाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, उस चीज़ पे काम किया है। उसके बाद जो टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर बनी है, जो टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, तो टेंडर फ्लोट करने में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे टेंडर फ्लोट किया जाना चाहिए कि ऑक्शन होना चाहिए, उस एरिया में मैंने काफ़ी काम किया है। तो ऐसे करके मुझे लगता है मैंने काफ़ी एरियाओं में अपना योगदान दिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स में भी है। इसके अलावा मैंने एक पीआईएल अभी डाली हुई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी है, जो संविधान में सेकुलर वर्ड आया है उसको चुनौती दी गई है। तो ऐसे करके काफ़ी मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो मेरे अध्ययन, जो मेरी नॉलेज में आया, जो मुझे लगा कि जो लीगली गलत है, और वो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया हूँ। और इतिहास में भी सिविल क्रिमिनल साइड पे मैंने काम किया है। इलेक्शन लॉ पे सोनिया गांधी का चुनाव कैसे अवैध है, इस पे मैंने काम किया है। धर्म के आधार पे वोट नहीं मांग सकते हैं, सेक्शन 123(3) के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस का ऐतिहासिक फैसला आया है। तो इन सारे विषयों पे, इलेक्शन लॉ पे, सिविल लॉ पे, क्रिमिनल लॉ पे, टेंडर मैटर्स में, इन्वायरमेंट मैटर्स में, इन सारी चीज़ों पे मैंने काम किया है। और राम जन्मभूमि केस में शुरू से लेके एंड तक जो भी उसमें लीगल रिसर्च थी और जो भी मैं कर सकता था वो मैंने काम किया। सर, जो भी युवा इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खासकर जो लॉ स्टूडेंट हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए सर आपका क्या कहना है?
नहीं, मेरा सबसे यही कहना है कि आप लॉ को पास आउट करने के बाद बड़े ठंडे दिमाग से हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और तुरंत कोई कंक्लूजन में ना जंप करें। हो सकता है किसी के लिए प्रैक्टिस करना उचित ना हो सकता है किसी के लिए जज बनना उचित ना हो, तो हर एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और ये देखें कि आपकी कन्विक्शन और आपकी रुचि किस तरफ है, और जिस तरफ आपकी कन्विक्शन और रुचि है उस लाइन को अडॉप्ट करें। और उसके लिए मुझे लगता है आपको खुद को कम से कम एटलीस्ट 3 से 5 साल का समय देना चाहिए। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहे थे, जो कि आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन के उतार चढ़ाव, आपने प्रैक्टिस कैसे शुरू की, हर प्रश्नों पर मैंने जो भी क्वेश्चन किया उसका अच्छे से मुझे जवाब मिला। और मुझे बहुत ज़्यादा इस पे विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जो भी लॉ स्टूडेंट हैं इसको सुन रहे थे, आप सभी को जो भी अपने मन में क्वेश्चन आता है, जानकारी मिली इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, और इस वीडियो को सुनते रहें। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप सर से मिल सकते हैं, या हमारी वीडियो पे आप कमेंट करके बताएं कि आपके मन में और क्या समस्या आ रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि सर के जीवन के बारे में लोगों को सुनकर एक और मोटिवेशन मिल सके, और लोगों को अपने रास्ते पर चलने के लिए और एक अच्छा रास्ता मिल सके। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना अच्छा सबको समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।